जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। आपने भी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अच्छा चलता हूँ मतलब कि आप देख रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कल मतलब कि आप देखोगे जो कुर्सी थी सीजीआई की उससे इस्तीफा दे दिया है और अब जो नए 51 नंबर के सीजीआई हैं एस खन्ना जी, वो भारत के 51 नंबर के सीजीआई बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अंतिम क्षणों में इनको याद करते हुए और पूरे इनके कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए इनके ऐसे 10 इंपोर्टेंट जजमेंट आए हैं प्यारे बच्चे, जो यूपीएससी के लिए बड़े ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अधिक से अधिक यूपीएससी का क्रक्स वहां से की पॉइंट निकालने का प्रयास करता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं। तो ऐसे ही मैं 10 इंपोर्टेंट जजमेंट आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी के 10 प्रमुख फैसले 8 नवंबर 2024। स्टूडेंट्स, आप देखोगे भारत के निवृत्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए 10 सबसे बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की व्यक्तिपरक सूची, साथ ही 5 अतिरिक्त उल्लेख का भी चर्चा है। लेकिन हम यहाँ पर आपसे जो चर्चा करेंगे 10 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो इनके निर्णय रहे हैं उनके बारे में मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, उन्हीं पर डिस्कस करूंगा। ये आपको डीवाई चंद्रचूड़ जी का इमेज फोटो दिख रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी का आखिरी दिन है और उन्हें 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। मतलब कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2016 में बने थे, ठीक है, और नवंबर 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक है। मतलब कि 2016 में वो क्या बने थे, आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे। स्टूडेंट्स, क्या बने थे, सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे, ठीक है। और 2022 में इनको क्या बनाया गया था, CJI बनाया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। उनके लंबे कार्यकाल के कई विषयों पर महत्वपूर्ण ऐसे फैसले भी दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उनके निर्णयों में निजता, शारीरिक स्वायत्तता, संघवाद, सकारात्मक कार्रवाई और यहाँ तक कि मध्यस्थता के लिए मामले भी शामिल हैं। वे 1275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 613 फैसले लिखे हैं और जिसमें से कम 500 पोजीशन जज के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। स्टूडेंट्स, वे खास तौर पर आप देखोगे शीर्ष 10 निर्णयों से चुना गया कोई आसान काम नहीं है, जिसमें से इस सूची में हमने खास तौर पर उन निर्णयों को शामिल करने का प्रयास किया है जिन्होंने न्यायशास्त्र की सुई को हिला दिया और सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक और व्यक्तिगत अधिकारों के साथ साथ संबंध में एक छाप भी छोड़ी है। आपको बता दें, आइए एक एक करके बात करेंगे जो कि सीजीआई के जुड़े हुए निर्णय हैं। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं और थोड़ी थिकनेस भी बढ़ा लेता हूं। देखिए स्टूडेंट, पहला जो इनका निर्णय था वह था निजता का मौलिक अधिकार। मतलब कि पहला जो था ये इनका जो पहला निर्णय रहा है, केस जो रहा था, वो था निजता का मौलिक अधिकार। और इसमें खास तौर पर 9 न्यायाधीशों की आप देखोगे संवैधानिक पीठ थी। मतलब कि 9 इसमें जजेस थे, ठीक है, जो बेंच थी, और उसने डिसीजन सुनाया था। डिसीजन क्या था, पहली बात तो निजता का मौलिक अधिकार खास तौर पर आप पढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हैं, मोदी क्या पढ़ते हैं, तो इसको कनेक्ट करते हैं आप कहाँ पे, यूपीएससी ने पूछा है। अब ये क्या है, आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स किस में मिलेगा, पार्ट नंबर 3 में मिलेगा। आर्टिकल 12 से 35 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। और ये जो निजता का अधिकार है ये डिसाइड करता है आर्टिकल 21 के बारे में, और यूपीएससी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा है। तो केस क्या था, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। अब देखिए था क्या इसमें, 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से गोपनीयता को एक मौलिक अधिकार माना
जो व्यक्ति की गरिमा और स्वायत्ता का अभिन्न अंग है। जरा समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कह रहे हैं गोपनीयता को एक क्या माना, मतलब कि राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट्स माना था। कब? 22 अगस्त 2017 को। यूपीएससी ने 2017 में ही ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यह मामला सेवानिवृत्त न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी की 2012 की याचिका के उपजाता। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट पूछा गया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो किस फंडामेंटल राइट से है, और कई बार पूछ लेता है कि के एस पुट्टास्वामी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिन्होंने आधार अधिनियम की, अब देखो क्या था, इन्हों का जो मुद्दा रखा गया था वो कह रहे हैं कि आधार अधिनियम की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई थी। मतलब कि जो आधार कार्ड है, समझ रहे हैं आप, जो आपका आधार कार्ड है उसको इन्होंने चुनौती दी थी, जिसने भारत के विशिष्ट पहचान संख्या कार्यक्रम को वैध बनाया था। पीठ की ओर से बहुमत की राय लिखते हुए, अब देखो यहां पर जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं वो क्या कहते हैं बहुमत की राय के लेकर के, इन्होंने कहा कि गोपनीयता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंतर्निहित हिस्सा है, तो इसलिए इनको भी याद किया जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता का हिस्सा बताया गया है। किसका? भारतीय संविधान के, आप देखोगे भाग नंबर 3 मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो कि कहां से लिए गए? यूएसए, अमेरिका के संविधान से। और ये क्या है? गारंटीकृत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। न्यायालय ने व्यभिचार, समझ पा रहे हैं कि नहीं, और समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के अपने ऐतिहासिक निर्णयों पर पहुंचने के लिए इस मामले पर भरोसा किया। यहां पर दो शब्द दिखाए गए हैं न्यायालय ने, एक तो व्यभिचार, इट्स क्लियर है नो, और एक है समलैंगिकता। मतलब कि जो LGBTQ आप पढ़ते हैं, LGBTQA एक और शब्द आता है, और ये व्यभिचार आपने देखा होगा कई बार पुरुष किसी अन्य स्त्री के साथ में, ठीक है, संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध, कोई स्त्री अन्य पुरुष के साथ में विवाह होने के पश्चात भी, तो उसको व्यभिचार के अंतर्गत रखा जाता है। इट्स क्लियर है नो। तो ये था एक, तो पहला मुद्दा ये था कि निजता को, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, आर्टिकल 21 उसको लेकर के। दूसरा इनका जो एक और इनका जजमेंट था नंबर 2 पे जो रखा गया है, समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना। आप देखोगे 5 जजों की, न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, कितने जजेस थे इसमें? 5 जजेस थे, ठीक है, जो बेंच थी ये 5 जजेस की थी। अब ये केस क्या था? केस था नवजेत सिंह जौहर बनाम भारत संघ। आप देखोगे 6 सितंबर 2018 को सर्वसम्मति से 5 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। मतलब कि हुआ क्या, जो LGBTQ होते हैं, जरा समझना यहां पर, क्योंकि समलैंगिकता से संबंधित है, तो LGBTQA, ठीक है, इसको बोलते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेरे, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये रखी जाती है। तो होता क्या है, जो समलैंगिक विवाह है, मतलब कि जिनको किन्नर कहा जाता है खास तौर पर, तो उनको लेकर के अगर वो ऐसे शारीरिक संबंध होते हैं या फिर विवाह करते हैं, तो उसको क्या था, जो आपकी 1807 की जो धारा है 377 को आंशिक रूप से क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया। इट्स क्लियर है नो। तो इसको क्या है, आपको ध्यान में रखना है। यह एक ऐसा प्रावधान था जो कि सहमति से वयस्कों के बीच में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर देता था। न्यायालय ने कहा कि धारा 377 के अंतर्गत पशुता से, अब देखो यहां पर एक और मुद्दा रखा गया, पशुता से संबंधित शब्द प्रभावित बने रहेंगे, इन्होंने कहा है। मतलब पशुता जो एनिमल्स के साथ में भी, कई बार आप पाते हैं कि व्यक्ति, कई बार आप देखोगे एनिमल्स के साथ में भी शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। तो 377 धारा किसके साथ में रहेगी? 1860 की, वो पशुता के संबंध में आज भी प्रभावी रहेगी, परंतु इसको क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था LGBTQ को लेकर के नवजोत सिंह वाले केस में। अब यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ जी ने क्या लिखा, वो कहते हैं अपनी सहमति वाली राय में जो निर्णय में अन्य सभी राय से अधिक लंबी थी, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि धारा 377 ने नागरिकों के एक वर्ग को हाशिए पर पहुंचा दिया। पुट्टुस्वामी में अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें निजता के मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई थी, उन्होंने कहा कि यौन अभिविन्यास के अधिकार को मान्यता न देना निजता का हनन है। उन्होंने कहा कि मानव कामुकता को द्वैआधारी
सूत्रीकरण तक सीमित नहीं किया जा सकता और न ही इसे प्रजनन के साधन के रूप में इसके कार्य के संदर्भ में संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये दूसरा इनका केस था जो खास तौर पर रखा गया था। अब तीसरा केस क्या है इसको भी देखते हैं। देखिए तीसरा केस था व्यभिचार को अपराध से मुक्त करना। मतलब कि होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए ए की शादी होती है सी के साथ में, ठीक है, सी एक वुमेन है और ए एक पुरुष है, वहीं बी एक पुरुष है और डी क्या है, एक आप देखोगे वुमेन है। ऐसी स्थिति मान लो कि जो सी की वाइफ है ये क्या कर रही हैं, ये बी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही हैं, ठीक है। अब उस स्थिति में क्या है, अब इनको भाई साहब को नहीं पता है को, और बी इसके साथ में शारीरिक संबंध ये दोनों बना रहे हैं। इस स्थिति में क्या है कि ये जो ए है इसको ये राइट दिया गया है कई ऐसी धाराओं के तहत कि ये क्या कर सकते हैं, ये इनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ हेल, डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर ये कहता है कि जो पत्नी होती है ये उसकी संपत्ति होती है ऐसे पुरुष की। डॉक्ट्रिन ऑन हेल और कोवर्चर ये दो ऐसी आप देखोगे इसके अंतर्गत रखी गई हैं। जोसेफ साइनबार्न आप देखोगे बनाम भारत संघ, कौन है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। अब इसमें क्या है कि 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 497 के तहत व्यभिचार को अपराध से मुक्त कर दिया। अब जरा समझना, जो व्यभिचार है उसको क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हेलो या क्लोज देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी, हाँ ये जो मुद्दा है आपका दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने क्या किया था, जो व्यभिचार के मुद्दे को क्या किया गया, भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की आप देखोगे 497 के तहत व्यभिचार को अपराध से मुक्त कर दिया गया। मतलब कि इस प्रावधान के तहत में किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी, अब ये व्यभिचार क्या है जो मैंने आपको समझाया उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष को दोषी ठहराया जाता है। बेंच ने तर्क दिया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। उन्होंने घोषित किया है कि यह धारा पुरातन और पितृसत्तात्मक है और एक महिला की स्वेच्छा और गरिमा का उल्लंघन करती है। मतलब कि अगर कोई वुमेन किसी एक्स पुरुष के साथ में संबंध बना ले तो उस स्थिति में आप देखोगे ये उसकी क्या है, स्वेच्छा है, ठीक है, वो उसका मन चाहे तो वो करे, ठीक है, वो उसकी स्वेच्छा के अंतर्गत रखा गया है। ये इनका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति पे अगर उसका हस्बैंड उसके ऊपर क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, रोक रहा है, तो 14 और 15 और 21 का उल्लंघन बताया जा रहा है, ठीक है। जबकि बहुमत वाली राय ने न्यायमूर्ति मिश्रा द्वारा लिखी गई थी एक अलग सहमति वाली राय ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा है कि व्यभिचार का कानून पितृसत्ता का एक संहिताबद्ध नियम है और यह विवाह में महिलाओं के अधीनस्थ प्रकृति के प्रतिगामी विचार को बढ़ावा देता है। तो इनका कहना यह है कि अधीनस्थ प्रकृति के आप देखोगे प्रतिगामी और व्यभिचार को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो ये इनका तीसरा स्टेटमेंट था, जो तीसरा जजमेंट था जो बड़ा ही देखने के लिए मिला। चौथा स्टेटमेंट जो इनका जजमेंट रहा है वो रहा है सबरीमाला मंदिर प्रवेश। इसमें भी 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी। आइए इसको भी जान लेते हैं। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, ठीक है। ये जो मुद्दा है सबरीमाला अब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, तो ये 2018 में भी चर्चाओं में आया। 28 सितंबर 2018 को 5 जजों की बेंच, जिसका रेशियो था 4:1 बहुमत वाले फैसले से सुनाया गया कि सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं के प्रवेश से वंचित करना असंवैधानिक है। मतलब कि ये प्यारे बच्चे है क्या, मतलब आप देखोगे जो वुमेन को एक तरीके से जो मासिक धर्म होता है तो उस स्थिति में वो सबरीमाला मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। वो उनके अपने नियम कानून है मंदिर के, तो वो इस बात को कहते हैं।
पीठ ने कहा है कि इस तरह की प्रथा महिलाओं के धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। मतलब कि इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन हो रहा है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल आप देखोगे कि इसमें बताया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक इसके बारे में आपको चर्चा मिलती है। वही स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, ठीक है, इन सब के उल्लंघन हो रहे हैं। किस इन सब का उल्लंघन हो रहा है? न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सहमति वाली राय ने कहा है कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाना आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। इनका कहना है कि ये आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, कि अगर वो मासिक धर्म है, इस चीज़ का तो स्वच्छता का और उसकी केयर देखरेख का तो वुमेन वैश्विकली ध्यान रखती हैं, बट उन पर ये रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जाती है ये धार्मिक आवश्यक प्रथा नहीं है। और भगवान अयप्पा के भक्त आप देखोगे वो कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करते। हालांकि सहमति वाली राय IRP सिद्धांत पर बहुमत की निर्भरता को भी चुनौती देती है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के अनुसार न्यायालय द्वारा खुद को इस बात का मध्यस्थ बनाना कि कौन सी प्रथाएं आवश्यक हैं समस्याग्रस्त था। ऐसा लगता है कि वह धार्मिक प्रथा को केवल मौलिक अधिकारों के विरुद्ध परखना पसंद करते हैं, तो इसमें इस बात को रखा गया था। असहमति होती जताते हुए आप देखोगे इद्दू मल्होत्रा ने कहा कि धार्मिक समूहों को अपनी आवश्यक प्रथाओं को तय करने की स्वतंत्रता है और अदालतों को धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए जब तक कि वे स्वाभाविक रूप से दमनकारी ना हो। मामले में इस फैसले के खिलाफ आप देखोगे समीक्षा याचिका में 9 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष इसको लंबित आज भी ये केस पड़ा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं 5 नंबर का जो जजमेंट क्या रहा है अयोध्या विवाद को लेकर के। इसमें भी 5 जजों की आप देखोगे बेंच बैठी हुई, राम मंदिर वाला मुद्दा, ठीक है, राम मंदिर, तो इस मुद्दे को लेकर के भी यहां पर रहा है। अब ये मुद्दा क्या है देखिए, M सिद्दीकी बनाम महंत सुरेश दास, ये केस था 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अयोध्या के विवादित भूमि का स्वामित्व देवता श्री राम विराजमान को प्रदान किया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में एक वैकल्पिक स्थल प्रदान करें। 1045 पन्नों में लिखा गया यह फैसला पर क्यूरियम था, यानी यह पूरे न्यायालय की ओर से लिखा गया था और फैसले के लेखक का नाम अज्ञात रखा गया था। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को पलट दिया और जिसमें निर्मोत्री अखाड़ा यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और श्री राम विराजमान के बीच शीर्षक को समान रूप से विभाजित किया गया था। निर्णय में स्वीकार किया गया कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराना कानून का गंभीर उल्लंघन था। आपने वो पिक्चरें देखी होंगी। उसके बाद आता है आपका 6 नंबर का जजमेंट, जिसको चलते न्यायमूर्ति आप देखोगे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी को याद किया जाएगा हमेशा के लिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन 5 न्यायाधीशों की इसमें भी पीठ थी। अब दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, आपने देखोगा बड़ा ही ये कंट्रोवर्सी मुद्दा है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ या फिर दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ। अब देखिए विषय है क्या। 4 जुलाई 2018 को 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से माना कि दिल्ली के उपराज्यपाल मतलब LG लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ही दिल्ली सरकार के कार्यकारी प्रमुख हैं। बेंच संविधान के अनुच्छेद 239AA की व्याख्या कर रही थी जो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। मतलब कि संविधान के आर्टिकल 239AA में किसके बारे में चर्चा की गई है, वो दिल्ली के बारे में आप देखोगे चर्चा की गई है और उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन देता है। CJI दीपक मिश्रा ने बहुमत की राय लिखा जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और अशोक भूषण की 2 सहमति वाली राय शामिल थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि अनुच्छेद 239AA में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ साथ व्यापक है और LG उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह बंदे हैं। आपको बता दें
जहां दिल्ली सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है, उन्हें कहा कि अगर एलजी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो यह प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इन सब के अलावा 5 साल बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर एक और फैसला लिखा। पीठ ने माना कि विधानसभा का दिल्ली में नागरिक सेवा पर पूरा नियंत्रण है और यह सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य सूची के सभी मामलों पर कानून बना सकती है। किस पर, जरा समझना, यहाँ पर सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ठीक है, इन तीन, एक तो पब्लिक सेक्टर एंड पुलिस एंड लैंड, तो इन 3 सब्जेक्ट को छोड़कर जो विधानसभा है दिल्ली की, वो क्या कर सकती है, वो सभी पर जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बना सकती है। ये विषय संविधान के अनुच्छेद 239 के द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत हैं। राय में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 को संघवाद की भावना में शामिल किया गया था ताकि निवासियों को यह सुनने को अधिकार हो और उन पर कौन शासन करेगा। ये बात ठीक है, क्योंकि एलजी साहब नहीं चुन के आते हैं बल्कि मुख्यमंत्री ही जनता के द्वारा चुन के आता है, तो इस पर भी फैसला उन्होंने क्लियर किया। इन सब के अलावा इनका जो 7वां जजमेंट था वो क्या था, विवाह समानता के लिए याचिका 5 न्यायाधीशों की। अब ये सब 5 न्यायाधीशों की क्यों बेंच बैठती है, क्योंकि 5 जज की एक बेंच जो होती है इसको हम संवैधानिक बेंच कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक संवैधानिक बेंच है। इस बात को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पहले 3 जजेस की बेंच बैठती थी, अब 5 जजेस की बेंच क्या होगी, कम से कम संवैधानिक बेंच बैठेगी। अब ये विवाह समानता के लिए जो याचिका दी गई थी, अब ये क्या था मुद्दा, उसको समझ लेते हैं। आइए, केस क्या था, मुद्दा क्या था। सुप्रियो एट द रेम सुप्रिय चक्रवर्ती एवं अन्य भारत संघ। अब ये मामला क्या है, 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से माना है कि यौन अल्पसंख्यकों के लिए शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जरा समझना, यौन अल्पसंख्यक वर्ड किया गया है, एलपी जो LGBTQ हैं उनको लेकर के है ये, LGBTQA, ठीक है। अब ये जो होते हैं इनको बोलते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूरे। तो ये जो यौन अल्पसंख्यक हैं, अब इनको क्या है, जैसे शादी करने का, आप कहते हैं ना, जैसे आप देखोगे किसी को पसंद करने का अधिकार है, मान लो आपको जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है, ये पूछा गया यूपीएससी ने 2019 की परीक्षा में, तो आर्टिकल 21 के तहत है, तो वहीं पर जीवन साथी चुनना मतलब कि मैरिज करना। लेकिन याद रखना, राइट टू मैरिज आपका कभी भी फंडामेंटल अधिकार नहीं है। कोई कहने लगे कि विवाह करना मेरा फंडामेंटल अधिकार है, तो गलत है महोदय। जबकि आपको किसी को चुनना है, लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार आपका फंडामेंटल अधिकार है, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन यौन अल्पसंख्यकों को मतलब LGBTQ को शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। हालांकि बेंच ने सर्वसम्मति से घोषित किया है कि विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर या फिर आप देखोगे इंटरसेक्स व्यक्ति विवाह कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, इसमें यह भी कहा है कि विषम लैंगिक मतलब कि मान लीजिए एक एक्स है तो एक बाई है, तो ये मैरिज करेंगे ही करेंगे। इन सब के अलावा कुछ एक्स भी क्या करते हैं, मैरिज करते हैं, कुछ क्या करते हैं, वाई भी आप देखोगे मैरिज करते हैं। तो यहाँ पर मैरिज करने का अधिकार सबको है, ये बात कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर या फिर इंटरसेक्स व्यक्ति विवाह कर सकते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी की सुनवाई वाली बेंच ने भी यह माना है कि विशेष विवाह अधिनियम मतलब कि आप देखोगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 गैर विषम लैंगिक जोड़ों को बाहर करने के लिए भेदभावपूर्ण नहीं है। मतलब कि उसमें जो विषम लैंगिक हैं, अगर उनको उन जोड़ों को बाहर कर रहा है, गैर विषम मतलब कि जो आप सेम सेक्स की अगर मैरिज जो सेम सेक्स वाले व्यक्ति हैं अगर वो विवाह करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 का, उसके जो बाहर रखा गया है, तो ये भेदभावपूर्ण नहीं है, ऐसा उनका ये मानना है। अपनी राय में आप देखोगे सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने चेतावनी दी है कि SMA को असंवैधानिक मतलब कि स्पेशल मैरिज एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने से भारत स्वतंत्र पूर्ण काल में वापस चला जाएगा, जब अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को विधायी स्वीकृति नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि भेदभाव के एक रूप को संबोधित करने का मतलब दूसरे को शुरू करना नहीं हो सकता। इन्होंने इस बात का जिक्र किया। उल्लेखनीय है कि
रूप से सीजीआई चंद्रचूड़ इस बात पर अल्पमत थे कि गैर विषम लैंगिक जोड़ों को अनुच्छेद 19 के तहत नागरिक संघ बनाने का अधिकार है। उन्होंने इसे लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास की अभिव्यक्ति में निहित अंतरंग संघ के रूप में वर्णित किया। न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट के नेतृत्व में बहुमत ने असहमति जताते हुए कहा कि नागरिक संघ केवल विधायी कार्यवाही के माध्यम से ही स्थापित किए जा सकते हैं। वहीं डीवाई चंद्रचूड़ जी का कहना है कि आंशिक असहमति गैर विषम लैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने के अधिकार के पक्ष में भी थी। इन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर वो अडॉप्टेशन का जो राइट है, अडॉप्टेशन की जो बात कर रहे हैं कि अगर गैर विषम लैंगिक जोड़े अगर वो गोद लेते हैं तो उनके पक्ष में भी इस बात को रखा गया था। वहीं इनका जो 8 नंबर का आप देखोगे 8 जजमेंट था, वो क्या था? वो था जम्मू कश्मीर को लेकर हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती। 5 न्यायाधीशों की पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर मतलब कि को विशेष दर्जा दिया गया था। और वहीं डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई चंद्रचूड़ ने बहुमत की राय लिखी। उनका मानना है कि जिसमें जस्टिस कोल और खन्ना की सहमति थी। सभी जज इस बात पर सहमत थे कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे तत्कालीन राज्य की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। आपको बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और इसे जो विशेष दर्जा प्राप्त है वह बस एक तरफ का असहमति मतलब संघवाद, और यह इस बात का संकेत नहीं है कि इसे अलग संप्रभुता प्राप्त है। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की भी विस्तृत व्याख्या की, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास संविधान का अनुच्छेद 370(3) के तहत संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का एक तरफा अधिकार है। चूंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा 1957 में भंग हो गई थी। आपको बता दें कि न्यायालय ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने की संवैधानिकता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और केंद्र के इस आश्वासन से संतुष्ट हो गया कि 30 सितंबर 2024 के पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। तो इस पर भी इन्होंने जम्मू कश्मीर पर अपना निर्णय दिया था। और एक नवा जो 9 नंबर का इनका जो जजमेंट था वो क्या था? वो था चुनावी बॉन्ड योजना की असंवैधानिकता। मतलब कि आप देखोगे 2017 में आई थिंक ये लाया गया था, ठीक है, जो चुनावी बॉन्ड था, अब उसको इन्होंने असंवैधानिक बताया। इसके कई मुद्दे हैं, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फंडिंग पर एक बड़े आप देखोगे मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से वर्ष 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया। पीठ ने माना कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित सूचना के मतदाताओं के अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा है कि मतदाता को प्रभावी तरीके से मतदान करने की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए राजनीतिक पार्टी को मिलने वाले फंडिंग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इस बात को इन्होंने इशारा करते हुए कहा। सीजीआई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले की अगर हम बात कर ले तो उसमें कहा गया है कि यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इस योजना में पर्याप्त खामियां हैं जो कि राजनीतिक दलों को उनके द्वारा किए गए योगदान का विवरण मानने से सक्षम बनाती हैं। और इसको क्या कर दिया? खारिज भी कर दिया था। अब ये चुनावी बॉन्ड थे, सरकारें इसमें चुनावी बॉन्ड जारी करती थी, 15 दिन के लिए होता था, केवल एसबीआई बैंक में ही इसमें किया जा सकता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और किसी बैंक को ये नहीं था। और राजनीतिक पार्टी में हालांकि नाम शो नहीं होता था, 10 के गुणा में होता था, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मेरा विषय यहाँ पर क्या है? उनके फैसले को डिसाइड करना है, वही अगर डिस्कस करना है, सॉरी। अब देखिए 10वें नंबर का जो इनका अंतिम इस क्लास का जो फैसला है वो क्या है? SC/ST श्रेणी के भीतर उपवर्गीकरण मतलब कि 7 न्यायाधीशों की जो पीठ थी उसका ये मानना है। आपने देखा होगा SC और ST के अंदर भी क्या करना है?
वर्गीकरण करना है, मतलब कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत की बात की गई है। क्रीमी लेयर के सिद्धांत की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में देखते हैं SC ST में क्या है। देखिए मुद्दा क्या था, केस कहाँ से आया, यही था पंजाब राज्य बनाम दाविंदर सिंह। 1 अगस्त 2024 को CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने देश में सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें 8:1 के बहुमत से पीठ ने माना कि राज्य सरकारों के पास में आरक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण बनाने का अधिकार है। ठीक है, किसको है, राज्य सरकारों के पास। ठीक है, ये किसको दे दिया गया, राज्य सरकारों के पास में है। वहीं आप देखोगे मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बहुमत में माना है कि संविधान में SC ST सूचित में SC ST सूची में विभिन्न आप देखोगे प्रविष्टियों को अलग अलग स्तरों पर भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। इसलिए पिछड़ेपन के भीतर पिछड़ेपन की लड़ाई से निपटने के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति है। हालांकि पीठ ने माना है कि उपवर्गीकरण बनाने वाली कोई भी कानून अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए और ये अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास में महत्वपूर्ण तरीके से जो DY चंद्रचूड़ जी थे उनके हमने आपसे जितने हो सकते हैं 10 इम्पोर्टेंट्स हमने क्या किए थे, निर्णय आपसे चर्चा किए, जो उनके जजमेंट थे जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और UPSC के लिए ये जजमेंट बड़े ही ज़रूरी हैं। एक बार और आप इस वीडियो को पॉज करके सुने और अपने स्तर पर भी पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, मैं इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ क्लासेस में नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।